This is NDTV, and you're watching Classics. जख्म, वो चोट जो शरीर को लगी, वो दर्द जो दिल को पहुंचे। मुंबई पर हमला 60 घंटे तक पूरी दुनिया ने टीवी पर देखा। हादसे को कईयों ने बयान किया, तो वहीं कई कहानियां ऐसी भी थी जो ना ही कहीं दिखाई गई और ना ही सुनाई गई। वजह उन्हें सुनाने वाले ही नहीं रहे। तो वहीं कई लोग ऐसे भी थे जो उस हादसे में बच गए। आज उनमें से ही कुछ की कहानी आपके लिए, ताकि आप उन्हें देखें और ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या वाकई वो जख्म जरूरी थे। सीएसटी स्टेशन पर उस रात भी सैकड़ों लोग मौजूद थे। कोई साथी को छोड़ने आया था, तो कोई मां से मिलने जा रहा था। सबसे पहले हमला यही हुआ और सबसे ज्यादा लोग भी यही मारे गए। धनंजय बच गए, लेकिन उनके सीने में हमेशा के लिए उस हमले के निशान दफन हो गए। निकलने के चक्कर में तो मेरे प्लेटफार्म के ऊपर टिकट काट लिया था मैंने, और एकदम धन देने से गोली का आवाज मेरे आंख पर ही आया। मैंने किसी को देखा नहीं गिरते हुए, ऐसा समझो को पहली गोली मेरे को ही लगी। अब मेरे संगात का था, उसको मैंने ये बोला था तू उठो मत, सो जा, क्योंकि वो गोली चला रहा, उठेगा तो तेरे को भी लगेगी गोली। बोले उसने मेरे संगात वाले पूछा तेरे को क्या हुआ था, मैंने मेरे को गोली लग गई। भाई कहाँ लगी ये नहीं मालूम, बाकी मैं होश में हूँ। तो वैसे मेरे को दवा खाने मिला है संजय हॉस्पिटल में टैक्सी वालों ने। भाई गोली मेरे अंदर थी, मालूम भी नहीं कि मेरे छाती में गोली है। इसमें से जहर निकाले, फिर फोटो काढ़े, फिर फोटो में गोली थी कि छाते में, तो गोली ने छाते का कोई नुकसान नहीं करी, न हवा की नली को, ना मालकी, ना कायबू, अपनी जगह पर रुकी है। फिर डॉक्टर लोगों ने बोले भाई जहर खत्म हो गया, गोली को वैसी रन दो, गोली काटेंगे तो बोले नवा काम हो जाएगा। अभी बोले कोई इनको है क्या तकलीफ, नहीं तकलीफ रहती तो बोले निकाल लेते थे। कहते हैं किस्मत सबसे ताकतवर होती है। वो किस्मत ही थी जिसने गलती से एक शख्स को जिंदगी दे दी, और वो तकदीर ही थी जिसने एक ही कैफे में काम करने वाले दो भाइयों में से एक को मौत दे दी और दूसरे को दिया दर्द, जिंदगी भर का अफसोस कि वो अपने भाई को नहीं बचा पाया। बराबर 9:40 की टाइम थी। मैं वो जो गेट पे खड़ा रहता उधर खड़ा रहता हूँ। मेरा काम है गेस्ट को अंदर लेना, उनको कंफर्टेबल करना। लेकिन वो टाइम मैं छोटा गेट पे खड़ा था, तो जब मैंने एक बहुत बड़ा धमाका सुना, धाम करके बॉम्ब ब्लास्ट, तो मैं सोचा ये बॉम्ब ब्लास्ट ही है। मैं उनके बाहर भागा तो और एक ब्लास्ट सुना। एक यहाँ से घुसे, एक वहाँ से घुसे, और एक जो है वो मैगजीन भर रहा था, और दूसरा है जो गोली चला रहा था। दर 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 सब करके ऐसा कर। फिर वहाँ से जब हुआ, वो 3 मिनट के लिए गायब हो गए। 3 मिनट के लिए गायब हो गए। तो हमारे जो कस्टमर सोचे हैं कि वो चले गए, तो कस्टमर हमारे टेबल से उठ के भागने की तैयारी कर रहे थे। 3 मिनट में वापिस लोग अंदर आए, वापिस सबको फायरिंग किया। वो होने के बाद ये गली से लेके ताज की गली तक रोड में जितने भी पब्लिक थे सबको लोग मारते मारते चले गए। ने अपने आप को डॉज समझ किया और यहाँ से एक गोली मुझे ब्रश करके चले गई। फिर पश्चात तो जब तक मेरे साथ में खड़े थे, मैं जब भी बाहर था, मुझे मार लगी थी, तो जब तक वो सेफ थे, उसको कुछ गोली नहीं लगी थी और उसको मालूम नहीं था कि अंदर फायरिंग हो रहा है। वो सोचे थे कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। फिर वो मैंने बोला इसको काजी को हम उठाएंगे,
क्योंकि खांसी का पूरा खून जा रहा था, इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। फिर वो बोला इसका खून देख के मुझे चक्कर आ रहा है। फिर वो टर्न किया लियोपोल्ड की तरफ आने के लिए और उधर ही उसको गले के यहाँ से आर पार कर दिया, उसको टेररिस्ट ने मार दिया उसको। नवंबर की रात लियोपोल्ड कैफे में दो सगे भाई मौजूद थे। एक भाई तो हादसे में बाल बाल बच गया, लेकिन वहीं दूसरा उसका शिकार हो गया। आज लियोपोल्ड कैफे में तो उसकी पुरानी रंगत लौट आई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोलाबा से दूर माहिम की गलियों में इस परिवार पर हमेशा हादसे का असर रहेगा। हमारे पापा हमारी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते थे। अगर हम लोगों को किसी चीज की जरूरत पड़े, हमारे एक बार बोलने पर ही सब कुछ लाकर दे देते थे। तो हम लोग मम्मी को बोले मम्मी ये बना दो, अगर मम्मी ने कभी ना भी बोल दिया तो पापा खड़े होकर खुद बना कर दे देते। मैं चाहती मेरे भाई बहन पढ़ लिख कर कुछ बने, मेरे अब्बा का नाम रोशन करे। हम लोग बस रात भर दुआ करते बैठे थे हमारे अब्बा हमारे पास आ जाए। हम लोग को ये भी नहीं पता था कि हमारे पास कभी नहीं आ सकते। हमारे अब्बा को रोना, हम लोग रोते तो अच्छा नहीं लगता है, फिर हम इतना कोशिश करते हैं ना रोए, फिर भी थोड़ी थोड़ी देर में याद आ जाती है। इसलिए हमारे अब्बा की बहुत याद आती है कि हमारे अब्बा ने हम लोगों को कभी अकेला छोड़ा ही नहीं है। खाना खाते वक्त अगर खाना खाते हैं तो अगर हम नहीं खाए तो हमको अपने हाथों से खिलाते थे। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिसके अब्बा खुद अकेले खाया और हम लोगों को छोड़ दिया। मेरा भाई मैं दोनों हम लोग ड्यूटी में थे, वेटर में, रेस्टोरेंट में। उसके बाद मोबाइल था भाई के जेब में, दूसरे मोबाइल से फ़ोन लगाया तो रिंग बज रहा था, उठा रहा नहीं था फ़ोन। तो मैं सोचा गड़बड़ में शायद कहीं छुपा होगा, नहीं उठा रहा। तो मेरे को वहाँ भी मिला नहीं भाई मेरे को, तो मेरे को हॉस्पिटल में डायरेक्ट मेरे भाई का डेथ बॉडी मिला डायरेक्ट। अभी 5 बच्चे फैमिली है और उसके लिए ज़बरदस्ती काम करना पड़ा है। तो काम करने को मेरे को भी मन नहीं लगता, क्या करें। पहले ये सब मुंबई में रहा नहीं मैडम, आजकल मुंबई में सोच नहीं सकते कि अब कल क्या होगा, आज का कल का कोई भरोसा नहीं, गारंटी नहीं दे सकते। ऐसा हो गया मुंबई में। फायरिंग तो सुना रहेगा, जो कैंपस में होता है, जो पागल सटिया गया वो फायरिंग करते हैं, लेकिन ये तो पूरा बम्बई को हिला के रख दिया। डर तो लगता है आदमी कभी कभी। ठीक इसी जगह पर एक सिपाही की जान लेने से पहले उन शैतानों ने एक आम इंसान पर भी गोलियां बरसाई, लेकिन उस शख्स ने 3 गोलियां लग जाने के बावजूद समझदारी से काम लिया और अपने आप को मरा हुआ दिखाया, जिसके बाद उन आतंकियों ने उस पर और गोलियां नहीं चलाई। लेकिन फिर भी उस रात का मंजर मारुति फड़ और उनका परिवार कभी भी नहीं भूल पाएगा। ऐसा सोचती थी अभी इधर ही रहेंगे, अच्छा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए सब। अभी लग रहा है कि बॉम्बे में कहाँ रहना है, गाँव में चले जाए। जब मैं उनको देखा इमीडिएटली मेरा बैक से ड्राइविंग सीट है वो मैं बैक से कर लिया और मैं स्टीयरिंग के नीचे घुसा। उसके पहले मेरे ऊपर जब फायर करने के पहले उन्होंने एक राइट साइड में पुलिस खड़े थे उनके ऊपर फायर किया और जैसे ही मैं सीट के स्टीयरिंग के नीचे घुस गया तो उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग चालू किया। मेरे ऊपर फायरिंग हुआ, वो मिसेस ने भी एक खिड़की से विंडो से पूरा देखा मेरा, फिर वो खूब बहुत डर गई थी। उनका फायरिंग हो रहा था, उनको जब भी पुलिस ने निकाला ये सब हमने देखा था। फायरिंग होते हुए देखा, वो जख्मी हुआ वो भी देखा, नीचे डालकर वो गाड़ी लेके गए वो भी देखा। मुझे दूसरे दिन हॉस्पिटल में मालूम पड़ा कि वही गाड़ी में करकरे साहब और कामटे साहब, सारस साहब थे।
अभी भी अपने ऊपर फायरिंग हो रहा है ऐसा लगता है, इसलिए मैं बार बार खिड़की की तरफ देखता ही नहीं। मतलब जब ऐसा आवाज़ आता है तो एकदम कुछ ब्लास्ट वगैरह हो रहा है कि ऐसा लगता है। बाहर को निकलने के तो दिल ही नहीं करता है। मतलब किधर से कोई आएगा, कोई ऐसा बहुत डर लगता है। बाहर तो नहीं जाने को मन ही नहीं करता है मेरा तो। 26 तारीख तक की भी मेरे को ख्याल नहीं आता था कि मैं गांव में जाएंगी। मेरे को इधर ही रहने के लिए अच्छा लगता है। अब तक तो हम बच्चों को नीचे कभी लेके गए नहीं हो, भेजते भी नहीं और जाते भी नहीं हम नीचे। अपने लोगों का उन्होंने जान लिया है तो उनको जिंदा रखना ही गलत है, वो खुलेआम उनको फांसी देना चाहिए।